रोजगार और आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत हमने अपनी पिछली क्लास में भी समझा था। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर श्रम की मांग में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में संतुलन किस तरीके से बदलता है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं या जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि वास्तविक जो भी तत्व हैं उनमें परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थितियां क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो पिछला जो पहले मैंने डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया था वो आपको ध्यान ही होगा, पर फिर भी एक बार आप वापस देख लीजिए कि किस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिमांड ऑफ लेबर कर्व बनाएंगे और सप्लाई ऑफ लेबर। इसका जहाँ संतुलन होगा, जहाँ डिमांड ऑफ लेबर DL और SL बराबर होंगे, वहाँ किसका निर्धारण हो जाएगा, इस तरफ तो रोजगार का निर्धारण हो जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, N कहते हैं, और इस तरफ हम निर्धारण करेंगे W/P का, जिसको हम कहते हैं वास्तविक मजदूरी। तो वास्तविक मजदूरी कितनी डिसाइड हुई, W/P1 हमने पिछले डायग्राम में भी यही लिया था। अब अगर रोजगार की मात्रा कितना डिसाइड हुई, N1, तो रोजगार कितना है अर्थव्यवस्था में, ON1, और वास्तविक मजदूरी कितनी है, OW/P1 वास्तविक मजदूरी है। इस रोजगार के स्तर पर कितना उत्पादन होगा, ये हम उत्पादन फलन से देखेंगे। तो कितना उत्पादन होगा, ये उत्पादन फलन है हमारा Q = फंक्शन ऑफ NKN T। क्लियर। इसी रोजगार के स्तर पर हमने देखा था कि हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है। इस तरफ क्या देखेंगे हम, उत्पादन को Q से दर्शाएंगे, और उत्पादन कितना हो रहा है, OQ1 उत्पादन हो रहा है, ON1 लोगों को रोजगार प्राप्त है। अब यदि ON1 लोगों को रोजगार प्राप्त है और OQ1 उत्पादन हो रहा है, तो इस उत्पादन की स्थिति में यहाँ हम एक और डायग्राम बना देंगे जो क्या बताएगा, ये कहीं ना कहीं मुद्रा की पूर्ति रेखा है, और जो हमें ये बताती है कि उत्पादन और कीमत स्तर किस तरीके से अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति रेखा आपकी क्या है, MV। इसी उत्पादन पर कीमतें कितनी रहेंगी, OP1। ये यहाँ क्या है, Q1 उत्पादन है, इधर भी ये भी उत्पादन है, यहाँ वास्तविक मजदूरी, यहाँ रोजगार को मेजर करते हैं, और इस तरफ क्या देखेंगे हम, कीमत स्तर। और इस P1 कीमत स्तर पर कितनी मौद्रिक मजदूरी रहती है, ये हम यहाँ दर्शा सकते हैं। इस तरफ देखिए, इस डायग्राम में इधर हम देखेंगे मौद्रिक मजदूरी, जिसको कि हम बताते हैं W से। और मौद्रिक मजदूरी हम बनाएंगे W/P लाइन बनाएंगे, और W/P लाइन से इस तरीके से मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण होगा। ये W/P1 है हमारा, और यहाँ पर P1 कीमत स्तर पर, ये कीमत स्तर हमको यहीं से मिला है, यही कीमत स्तर है। इस कीमत स्तर पर मौद्रिक मजदूरी कितनी है, OW मौद्रिक मजदूरी। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इन केस किसी कारण से अर्थव्यवस्था में क्या होता है, DL परिवर्तित होता है। क्या चीज बदलती है,
डीएल यानी श्रम की मांग क्या होती है, में वृद्धि होती है। श्रम की मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। तो अगर डीएल में वृद्धि होगी तो आपका डीएल की जो रेखा है, कर्व है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, आपका डीएल कर्व किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और ऊपर की तरफ शिफ्ट होके डीएल मान लीजिए 2 बन गया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, DL2। अब जैसे ही ये कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, ऊपर की ओर कर्व के शिफ्ट होते ही संतुलन बिंदु क्या हो गया, आप लोगों का बदल गया। नया संतुलन बिंदु इस E से E2 पे शिफ्ट हो गया और नए संतुलन बिंदु पर डेफिनेटली श्रम की मांग बढ़ी है तो रोजगार भी क्या मिलेगा, ज़्यादा लोगों को मिलेगा। तो श्रम की मांग बढ़ने से रोजगार N1 से बढ़कर आप नीचे देख सकते हैं कितना हो रहा है, ON2, यानी इतने रोजगार में वृद्धि हुई है, इतने ज़्यादा लोगों को काम मिला है। और रोजगार में वृद्धि हुई और वास्तविक मजदूरी भी क्या हो गई, W/P से बढ़कर W/P2 हो गई। ठीक है, तो नया संतुलन बिंदु हमें मिल गया। डिमांड ऑफ लेबर कर्व आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और ऊपर की तरफ शिफ्ट होने से रोजगार भी बढ़ गया और वास्तविक मजदूरी भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब यहाँ क्या होगा, चूंकि N1 में परिवर्तन हुआ है, N1 क्या हुआ है, N क्या हुआ आपका, बढ़ गया है। तो अगर रोजगार बढ़ेगा, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उत्पादन फलन भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा और Q से हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या बन जाएगा, Q1 या Q2 कर लेते हैं, ऐसे हम सब चीज़ 2 में देख रहे हैं तो Q2 हो जाएगा, यानी उत्पादन फलन आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही उत्पादन फलन ऊपर की ओर शिफ्ट होगा और यहाँ हम देख रहे हैं कि रोजगार कितने लोगों को मिल रहा है, N1 की बजाय N2 लोगों को। तो यहाँ अब हम आपको ध्यान रखना है, आपको सारा संतुलन किससे करना है, N2 से। तो यहाँ या E2 से, तो E2 से रोजगार का निर्धारण हुआ N2 और यहाँ E से नहीं जाएगा। अब आपका संतुलन कहाँ से आएगा, E2 से किस पे, आपके नेक्स्ट वाले उत्पादन संभावना वक्र पर। ये कौन सा है आपका उत्पादन संभावना वक्र, ये भी उत्पादन संभावना वक्र है। तो यहाँ पर नए उत्पादन का स्तर कितना तय हुआ है, ये बिंदु मिला हमें। इस N2 रोजगार के स्तर पर हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, ये वाला बिंदु प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा आपकी कितनी है, Q2। अर्थात जैसे ही श्रम का मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, यानी श्रम की मांग बढ़ी, और वैसे ही रोजगार भी क्या हो गया, पहले से ज़्यादा लोगों को मिला, N1 से लेकर N2 बढ़ गया। यहाँ भी रोजगार की मात्रा बढ़ने से उत्पादन भी क्या होगा, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा। अब इस तरफ भी हम देख रहे हैं उत्पादन, यहाँ पे भी क्या आप मेजर कर रहे हैं, उत्पादन। इस तरफ भी क्या देख रहे हैं, रोजगार। ये आप ध्यान रखिएगा, ये रोजगार है, यही रोजगार यहाँ जा रहा है, ये प्रोडक्शन है, यही प्रोडक्शन इधर से यहाँ डिसाइड हो रहा है और यहाँ प्रोडक्शन हमको इसी प्रोडक्शन लाइन को ले जाना है। फिर यहाँ पर प्राइस है तो यही प्राइस नीचे की तरफ आ रही। अब जैसे ही यहाँ उत्पादन क्या हो गया, Q2 हो गया, तो ये इस उत्पादन पर हम देखेंगे कीमतें कितनी होगी। तो आप लोग यूँ भी बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर उत्पादन ज़्यादा है किसी चीज़ का तो कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो अगर उत्पादन ज़्यादा है Q1 से Q2 तो ऑब्वियसली यहाँ कीमत हम देखते हैं OP2 जो कि OP1 से क्या है, कम है। नया संतुलन यहाँ हमें मिला क्योंकि उत्पादन बढ़ गया और नीचे OP2 पर हमने इसको देख लिया। अब चूंकि वास्तविक मजदूरी क्या हुई है,
बढ़ी है। देखिए, और यहाँ आप देखिए वापस से, तो वास्तविक मजदूरी क्या हो गई, बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में वास्तविक मजदूरी रेखा भी क्या होगी, ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। यही लाइन नहीं रहेगी, क्योंकि W/P ही क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो ऐसी स्थिति में नई रेखा बनेगी, वास्तविक मजदूरी रेखा, और वो किस तरीके से बनेगी, W/P2 बनेगी, और वो भी ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। तो किस तरीके से देखिए आप ऊपर की ओर शिफ्ट होती है। ये हमने बनाया W/P2, और ये जो नई लाइन आपकी बनी है वो W/P2 है। और इस P2 कीमत स्तर पर मौद्रिक मजदूरी किससे डिसाइड होगी, ये W/P लाइन से डिसाइड होगी, इस P1। तो यहाँ पर मौद्रिक मजदूरी में भी परिवर्तन होगा, और मौद्रिक मजदूरी आपकी, एक मिनट डायग्राम को वापस बना देते हैं। ये आपका W1 था, और ये W1 से थोड़ा सा ऊपर W2 का निर्धारण हो रहा है। तो मौद्रिक मजदूरी भी क्या होगी, चूंकि कीमतें क्या हो गई, कम हो गई, प्राइस कीमत स्तर क्या हो गई, कम हो गई, तो डेफिनेटली मौद्रिक मजदूरी भी क्या हुई है, थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ी है। अब ये डिपेंड करता है इस रेशो पर अमूमन, क्योंकि अगर वास्तविक मजदूरी में मान लीजिए परिवर्तन होता है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो कीमतें बहुत कम हो जाएं, या फिर मौद्रिक मजदूरी बहुत बढ़ जाए। तो वही चीज़ वास्तविक मजदूरी को परिवर्तित करती है, यानी या तो W बहुत बढ़े या कुछ भी बढ़े, या W में वृद्धि हो और P में कमी हो, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक मजदूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रम की मांग में परिवर्तन होने पर श्रम की मांग और पूर्ति के संतुलन से उत्पादन, कीमत स्तर और मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण होता है। कुछ कंसेप्ट्स आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए यहाँ पर, कि मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। मौद्रिक मजदूरी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दिन भर जो काम कर रहा है और उसको जो प्राप्त हो रहा है मुद्रा के रूप में, वो क्या होगी, मौद्रिक मजदूरी। और वास्तविक मजदूरी का मतलब है कि उसे जो प्राप्त हो रहा है उसमें वो कितनी चीज़ें क्रय करने की स्थिति में है, मार्केट में कीमतें कितनी। अगर मान लीजिए मौद्रिक मजदूरी बहुत ज़्यादा है लेकिन कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में वास्तविक मजदूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी दोनों अलग अलग है। तो यहाँ आप इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करिएगा, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, तो आपसे हो जाएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके।